नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ में हूं शबाब। मोदी सरकार अब पूरे देश में जाति जनगणना कराएगी। मूल जनगणना के साथ ही जाति से जुड़े आंकड़े भी इकट्ठा किए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लग चुकी है। इसे मोदी सरकार का बड़ा दांव माना जा रहा है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया जब बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल जाति जनगणना की मांग को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए थे और बिहार विधानसभा चुनाव में यह एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बना हुआ था। लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार ने पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने का फैसला लेकर कांग्रेस और आरजेडी को बिहार में एक बड़ा झटका दे दिया है। साथ ही इस मुद्दे को लेकर केंद्र को घेरने वाले दूसरे सियासी दलों के मंसूबों पर भी पानी फिर गया है। इन विपक्षी दलों का एक अहम मुद्दा अब उनके हाथ से फिसल गया है। दरअसल जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है और यह केंद्र का विषय होता है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों में यह काम सुचारू रूप से संपन्न हुआ, तो वहीं कुछ दूसरे राज्यों में राजनीतिक दृष्टियों से और गैर पारदर्शी ढंग से भी सर्वे कराए गए। हाल ही में बिहार में जातिगत जनगणना का मुद्दा सुर्खियों में रहा। बिहार में जब जातिगत जनगणना कराई गई, उस समय वहां नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार थी। इस पूरी रिपोर्ट में यह हम जानने की कोशिश करेंगे कि देश में जाति जनगणना आखिरकार जरूरी क्यों है, देश में इसकी कितनी जरूरत है और इसके क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है। तो इन सब में सबसे पहले आपको इसके इतिहास से रूबरू कराते हैं। जाति जनगणना के इतिहास की बात करें तो जब देश ब्रिटिश शासन के अधीन था, उसी समय 1871-72 में पहली बार भारत में व्यवस्थित जनगणना शुरू हुई। इसमें जाति, धर्म और अन्य सामाजिक विशेषताओं को दर्ज किया गया। इस जनगणना का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा के साथ साथ सामाजिक संरचना को समझना था और टैक्स वसूली के लिए भी जाति का डेटा जमा करना जरूरी था। डेटा शासकीय नीतियों जैसे भर्ती और भूमि प्रबंधन में भी उपयोगी था। देश में आखिरी जाति जनगणना साल 1931 में हुई थी। इस जनगणना में जाति से जुड़े विस्तृत आंकड़े जमा किए गए। आजादी के बाद 1951 की जनगणना में केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आंकड़े लिए गए। बाद में एक नीतिगत बदलाव करते हुए सरकार ने जाति जनगणना को बंद कर दिया। इसमें सामाजिक विभाजन के लिए इसे खतरा बताया गया था। साल 1990 के दशक से ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दों के कारण जाति जनगणना की मांग बढ़ी है। कई राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन इसके पक्ष में थे। साल 2011 में भारत सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना आयोजित की। यह स्वतंत्र भारत में पहली कोशिश थी जिसमें जाति आधारित डेटा इकट्ठा करने की कोशिशें हुई थी। हालांकि इसके आंकड़ों में त्रुटियां और असंगतियां होने के कारण इसे पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किया गया। बिहार में 2022-23 में राज्य सरकार ने स्वतंत्र रूप से जाति आधारित सर्वेक्षण किया। इस सर्वे के परिणामों ने राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना की बहस को और तेज किया। दरअसल जाति जनगणना सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत कारणों से महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक कारणों की अगर हम बात करें तो जाति जनगणना से विभिन्न जातियों की आबादी और उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का सटीक डाटा मिलता है। जाति जनगणना के समर्थकों का यह तर्क रहता है कि इस तरह की जनगणना से तमाम जातियों की जनसंख्या का आकार निर्धारित हो जाता है और इन संख्याओं का उपयोग सरकारी नौकरियों, भूमि और संपत्ति में हर एक जाति के अनुपातिक हिस्सा प्रदान करने के लिए किया जाता है। जाति जनगणना से सरकार को नीति निर्माण में भी मदद मिलती है। सरकार को यह समझने में सहायता मिलती है कि कौन से समुदाय विकास में पीछे हैं, ताकि उनके लिए एक लक्ष्य बनाकर योजनाएं बनाई जा सके। उदाहरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को बेहतर करने के लिए डेटा आधारित निर्णय लिए जा सकते हैं। अब जातिगत जनगणना के संसाधनों का उचित वितरण करने में इससे मदद मिलती है। जाति आधारित जब डेटा आ जाता है, उसके संसाधनों और अवसरों का समान वितरण सुनिश्चित हो पाता है और इससे सामाजिक असमानता कम होती है। देश में जाति व्यवस्था के चलते कई समुदायों ने ऐतिहासिक रूप से भेदभाव झेला है।
जाति जनगणना से इन समुदायों की स्थिति का आकलन कर सुधारात्मक कदम भी उठाए जा सकते हैं। जाति जनगणना के समर्थक इसे सामाजिक समानता के लिए जरूरी मानते हैं, जबकि विरोधी इसे सामाजिक तनाव और राजनीतिक दुरुपयोग का कारण बताते हैं। डेटा संग्रह की जटिलता और गोपनीयता भी इसके बड़े मुद्दे और बड़ी चुनौतियां साबित होते हैं। अब आपको आसान भाषा में यह भी समझाते हैं कि जाति जनगणना अगर होगी तो उसके क्या फायदे होंगे। जाति आधारित डेटा वंचित और पिछड़े समुदायों की सटीक स्थिति, जिनमें शिक्षा, रोजगार, आय को उजागर करता है। यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करता है। बिना अपडेटेड डेटा के नीतियां अनुमानों पर ही आधारित होती हैं, जो प्रभावी नहीं हो सकती। जैसे ओबीसी की वास्तविक आबादी और उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में साल 1931 के बाद कोई भी व्यापक डेटा नहीं है। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार योजनाओं को लक्षित करने के लिए भी सटीक आंकड़े बनाने होते हैं। वर्तमान में आरक्षण जो नीतियां हैं, जैसे ओबीसी के लिए 27%, पुराने अनुमानों पर आधारित ही हैं। जाति जनगणना से यह भी स्पष्ट हो सकता है कि क्या कोटा पर्याप्त है या इन्हें संशोधित करने की भी जरूरत है। यह क्रीमी लेयर की पहचान और समीक्षा में भी मदद कर सकता है। भारत में जाति और आर्थिक स्थिति के बीच गहरा संबंध है। जनगणना से यह समझने में मदद मिलती है कि कौन से समुदाय सबसे अधिक हाशिए पर हैं। साल 1931 के बाद कोई व्यापक जाति जनगणना नहीं हुई। 90 सालों से ज्यादा पुराने डेटा पर निर्भरता नीतियों को अप्रभावी बनाती है। जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और सामाजिक गतिशीलता के कारण ही जातीय संरचना में बदलाव आया है, जिसे समझने के लिए नया डेटा बेहद जरूरी है और सरकार का यह कदम एक बड़ी पहल साबित होगा। इस चर्चा और इस खबर में बस इतना ही।